हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट अनाउंस हो गई है और उसकी डेट है 23 जून 2024, यानी कि 23 जून 2024 को ये एग्ज़ाम होगा। इसी के साथ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा यानी कि यूपीएचजीएस उसका भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है। अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही वो डेट भी अनाउंस हो जाएगी। दोनों परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हम एक कानून पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। ये यूपीएचजीएस में भी आता है और ये राजस्थान पीसीएस में भी आता है। तो आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानून है क्या, और हम इसे जो पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स के पर्पज से जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 1 मार्च 1964 को यह कानून लागू हुआ। जब ये कानून बना था तो इसमें जो थे 44 सेक्शंस थे, लेकिन प्रेजेंट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो हैं 42 सेक्शन हैं, यानी कि 42 धाराएं हैं। 2 धाराएं जो हैं धारा नंबर 43 और धारा नंबर 44, यानी कि सेक्शन 43 और सेक्शन 44 को 1974 में जो है रिपील कर दिया गया। एसआरए में 8 चैप्टर हैं और 3 भाग हैं। इसे डिस्कशन करने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है क्या। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम विधानमंडल के द्वारा बनाई गई वो विधि है जो किसी संविदा के पक्षकार को वही अनुतोष दिलाती है जो उस संविदा में विनिर्दिष्ट है। यानी कि सपोज करो ए के पास एक मकान है और मकान का नंबर है 150। ए बी के पास जाता है और कहता है ये मेरा मकान है, मैं इसको 20 लाख रुपए में सेल कर रहा हूं, अगर जो आपको खरीदना है तो आप इसे खरीद लो, 8 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दो और 12 लाख रुपए जो है जिस टाइम मैं आपकी रजिस्ट्री करूंगा बैनामे के टाइम पर दे देना। बी एग्री हो जाता है और इसमें टाइम होता है कि 3 महीने के बाद मैं आपको रजिस्ट्री कर दूंगा, आप मुझे जो है 12 लाख रुपए दे देना। बी एग्री हो जाता है। इसके बाद जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो बी ए से कहता है कि 12 लाख रुपए अपने ले लीजिए और मुझे जो है इस मकान की रजिस्ट्री कर दीजिए, इस मकान का कब्जा जो है मुझे दे दीजिए। लेकिन ए जो है मना कर देता है, ए मकान बेचने से इंकार कर देता है। अब बी जो है एसआरए की अकॉर्डिंग न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से कह सकता है कि जो संविदा हुई थी उस संविदा को लागू कराओ, और अगर जो न्यायालय संतुष्ट है तो वो ए को आदेश देगा, यानी कि ए के विरुद्ध डिक्री देगा, आदेश करेगा और ए को आदेशित करेगा कि बी को जो है ये मकान दे और बी से जो है 12 लाख रुपया ले ले। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बना, और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 72 से लेकर 75 तक प्रावधान किया गया है कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी संविदा का उल्लंघन करेगा, अपनी संविदा को तोड़ेगा, तो क्या होगा कि पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार से कंपनसेशन लेगा, लेकिन प्रतिकर लेगा। अब सवाल यही पैदा होता है कि जब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदा का उल्लंघन करने वाले पक्षकार पर या संविदा को तोड़ने वाले पक्षकार के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, तो एसआरए बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो याद रखना, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 72 से लेकर 75 तक जो प्रतिकर का प्रावधान किया गया है, यह प्रतिकर आर्थिक होता है, यानी कि अर्थ के रूप में होता है। कई बार धन से, अर्थ से, यानी कि अगर जो आर्थिक प्रतिकर दिया जाए उससे पूर्ण न्याय नहीं हो पाता, एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं हो पाता। पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए 1963 में यह कानून जो है बनाया गया। आपने एक जूरिस्ट को पढ़ा होगा जिसका नाम है बेंथम। बेंथम साहब ने एक बात कही थी कि विधि का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो वस्तु मेरी है वो वस्तु मुझे दी जाए, उसके बदले मुझे दूसरी या उससे मिलती जुलती वस्तु लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसी स्टेटमेंट के आधार पर एसआरए बना। लेकिन अब हम बात करते हैं एसआरए की। अगर जो मैं बात करूं धारा 1 की, तो धारा 1 कहती है, यानी कि सेक्शन 1 जो है, धारा 1 जो है वो बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। वो कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है। और अगर इसकी बात करें विस्तार की, तो कहता है कि इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है।
और अगर जो बात करें इसके प्रारंभ की तो ये 1 मार्च 1964 से जो है प्रारंभ हुआ। इसी के बाद धारा 2 जो है वो परिभाषाओं के बारे में प्रावधान करती है और धारा 2 में जो है 5 परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा जो दी गई वो बाध्यता की दी गई, तो इसमें बताया कि बाध्यता के अंतर्गत हर वो कर्तव्य आता है जिसको विधि के द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसी के साथ दूसरी परिभाषा जो दी गई टूक है में व्यवस्थापन को बताया गया और कहा गया कि सेटलमेंट यानी कि व्यवस्थापन होता क्या है। तो वहां पर बड़ी सीधी सी बात बताई कि व्यवस्थापन वो लिखित है कि जिसके द्वारा स्थावर या जंगम संपत्ति के जो जिसके हिस्से हैं उसका जो है क्या उसका न्यागमन जो है किया जाता है। इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं धारा 2 गे की, उसमें न्यास को बताया और कह दिया भैया न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है। और इसी के बाद टू घे में जो बताया न्यासी को बताया और कह दिया कि न्यासी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति को न्यास से धारण करता है। और टू ण की बात अगर जो हम करें यानी कि टू ई की अगर जो बात करें तो उसमें जो बताया ये बताया गया है कि अगर जो कोई शब्द ऐसा है कि वो एसआरए में यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि वो परिभाषित कहाँ पर किया गया है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में किया गया है। तो इसका अर्थ जो है हम कहाँ से लेंगे, इसके वही अर्थ होगा जो संविधान अधिनियम में है। यानी कि अगर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन है, कोई शब्द जो है यूज हुआ है बट डिफाइन नहीं है, उसको परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, तो वहीं से इसका अर्थ जो है ले लेंगे। इसी के बाद अगर जो हम बात करें धारा 3 की, तो धारा 3 जो है व्यावृत्ति के बारे में बताता है और वो कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है किस किस पे प्रभाव नहीं डालेगा। पहली चीज कहता है कि अगर जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अलावा किसी संविदा के रिगार्डिंग कोई रिलीफ किसी और कानून में मिल सकता है तो वो व्यक्ति जो है वहां पर भी रिलीफ ले सकता है, एसआरए उसे प्रभावित नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये कहता है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसको भी प्रभावित नहीं करेगा। और इसके बाद अगर जो मैं धारा 4 की बात करूं तो धारा 4 ये कहती है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का जो है वो व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुदत किया जाना, दंड विधियों के लिए नहीं। यानी कि एसआरए का जो यूज करेंगे हम व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, सिविल अधिकारों को लागू कराने के लिए कर सकते हैं, दंड विधियों के परिवर्तन के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 देखा। आगे के सेक्शंस जो हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।